आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा WH फैमिली वर्ड्स पर, या आप ऐसे समझिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, यानी कि प्रश्न कैसे पूछा जाए। तो यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो इस तरीके से बताऊँगी कि जब भी आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएँगे, चाहे आप लिख रहे हैं कोई प्रश्नवाचक सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पर किस तरीके से हम फ्रेम करें, या फिर आपके सामने कोई परेशानी निकल कर आ जाती कि ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये कैसे बना, किस तरीके से फ्रेम हुआ है। तो यहाँ पर उसी तरीके से मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर अब बताऊँगी। सिर्फ़ यहाँ पर इतना बताकर नहीं छोड़ने वाली हूँ कि व्हाट का मतलब ये, मतलब तरीका यहाँ पर मैं बता दूँगी, फिर आप खुद से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से कहूँ तो मैं स्ट्रक्चर आपको बनाकर दे दूँगी, जिससे कि आप कोई भी प्रश्न जो है उसको फ्रेम कर पाएँ, या समझ पाएँ कि ये किस तरीके से फ्रेम किया गया है, क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो कंप्लीट यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैं आपके लिए क्रिएट करूँगी, जहाँ पर आप प्रश्नवाचक वाक्य पूछ पाएँ किसी से, ठीक है? और लिख पाएँ। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगी, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, किसी के टंग पे, किसी की ज़बान पर ऐसा बैठा रहता है, और कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जो भी आप जिसको भी आप प्रेफर करें आप बोल सकते हैं। तो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न कैसे पूछें, या फिर आप लिखें तो भी, ठीक है, लिखने के लिए भी। तो प्रश्न वाले वाक्य कैसे बनाएं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जब आप क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं किसी से, तो दो तरीके होते हैं प्रश्न पूछने के, ठीक है। एक तो जिसमें यस नो टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब से, सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। सहायक क्रिया जैसे डू डज, टेंसेस के अनुसार, तो टेंसेस तो आपको आते ही होंगे। उसी के बाद तो आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीख रहे हैं। तो जैसे डू डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी जो हेल्पिंग वर्ब्स है जो आपने टेंसेस में पढ़ी है। दूसरे हैं WH फैमिली वर्ड्स, जो है WH फैमिली वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य है, व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है, WH फैमिली वाले वो। तो ये दो तरीके हैं। तो यहाँ पर तो यस नो टाइप, मतलब इनका जवाब जो है, जो ये पहला वाला है ना, इनका जवाब है हाँ या ना में आता उत्तर, थोड़ा डिटेल में आता है। तो वहाँ पर हम WH फैमिली वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आप स्कूल जाते हैं, जैसे हमने पूछा सामने वाले से कि क्या आप स्कूल जाते हैं, या तो हाँ या ना, ऐसे आंसर आएगा। अब आगे हम पूछते हैं कि आप स्कूल कैसे जाते हैं। कैसे जाते हैं मतलब कौन से ट्रांसपोर्ट से, कौन से व्हीकल से जाते हैं। तो वहाँ पर यस और नो में तो नहीं आएगा ना जवाब, तो वहाँ पर हमको सहारा लेना पड़ेगा WH फैमिली वर्ड्स का, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, डिफरेंस देख लेते हैं कि यहाँ पर, वैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया, फिर भी इस टेबल की हेल्प से देख लेते हैं, समझ में इजीली आता है। देखिए यहाँ पर तो है यस नो टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है, WH फैमिली यस नो वाले। यहाँ पर WH फैमिली, WH वर्ड्स, क्वेश्चंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर जो यस नो वाले होते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। और ये WH फैमिली से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, इस तरीके से। और हिंदी में जब ये जो वाक्य बनते हैं ना यस नो वाले, अगर हिंदी में, देखिए हिंदी में भी समझना इजी रहता है। कई बार हिंदी से भी हमको काफ़ी चीज़ें समझ में आती है, चाहे वो हिंदी की पहचान हो। तो सारा आप मिक्स करके यूज़ करते हैं कोई भी नॉलेज लेने के लिए, तो गलत नहीं है। तो हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं कि क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप खेलते हैं, क्या क्या करके ऐसे हम बनाते हैं। और ये वाले जो होते हैं ना WH फैमिली वाले, सेंटेंस के बीच में यहाँ पर रहता है कब, क्यों, क्या, कैसे, एट्सेट्रा, ठीक है। WH फैमिली वर्ड्स के हिंदी के अनुसार ये बीच में यहाँ पर शुरू में क्या आ जाता है, चाहे इज़ होगा, डू होगा, डज होगा, इनमें, ठीक है, यस नो में, सभी का हम हिंदी में मीनिंग क्या लेंगे, मतलब समझने के लिए। वैसे क्या नहीं होता है, वो तो हेल्पिंग वर्ब्स होती है समझने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि क्या आप स्कूल जाते हैं, तो क्या से जैसे शुरू हुआ है, जवाब हाँ या ना में आएगा, यस या नो में
आएगा। आप स्कूल कब जाते हैं तो जवाब डिटेल में होता है थोड़ा कि कब जाते हैं, समय बता रहे हैं तो यस और नो में तो नहीं आता है। तो ये डिफरेंस रहता है जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं, 2 तरीके से बनाए जाते हैं। तो उनका एक बेसिक सा थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, बेसिक सी जानकारी यहाँ पर मैंने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले यहाँ पर जैसे यस नो टाइप क्वेश्चंस है ना, उनको कैसे बनाएंगे वो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या आप खेलते हैं, तो डू यू प्ले। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले, जो यस नो टाइप वाले हैं ना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आप इनसे भी स्ट्रक्चर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब अंदाज़ा क्या लगाना है, सीख ही रहे हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में यू आ रहा है तो सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में मेन वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, डू डज डिड जो भी है जिस भी टेंस की है, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया आएगी। तो इस तरीके से क्या आपने खेला, तो डिड यू प्ले, खेला। अब देखिए यहाँ पर अब कई लोग जो है प्रेफरेंस करते हैं कि हिंदी के जो टेंसेस की पहचान है उनको ना समझकर प्रेफरेंस करते हैं। तो मेरा तो मानना है कि जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, इजी लगे, तो दोनों ही मिक्स कर लीजिए। नॉलेज हिंदी की पहचान भी काफ़ी हद तक हेल्प करती है इंग्लिश के साथ साथ। तो देखिए क्या आपने खेला, खेल लिया, कैसे भी है ना। तो यहाँ पर खेला तो डिड यू प्ले, डिड का यूज़ हुआ है क्योंकि सिंपल पास्ट का ये वाक्य है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, डिड रहती है। क्या आप खेल रहे हैं, तो रहा है, रहे हैं, ये इजी रहता है ना, थोड़ा बहुत हिंदी की अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो यहाँ पर आर यू प्लेइंग तो कंटिन्यूस टेंस से, तो प्रेजेंट का है, ठीक है, खेल रहे हैं, है लगा है तो प्रेजेंट का, कंटिन्यूस टेंस तो है लेकिन प्रेजेंट का है। तो यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आ गया कि यस नो टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और इनका जो उत्तर रहता है वो हाँ या ना में दिया जाता है। चलिए अब यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए WH वर्ड्स है ना, इससे हम जो है प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। तो किस तरीके से बनाते हैं, क्या तरीका है। अब जो WH वर्ड्स होंगे वो एक साथ आप जो है समझ लेते हैं तो बड़ा मुश्किल से समझ में आता है, कई बार कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मतलब ये 3 तरीके से, 3 तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं इन WH वर्ड्स से। देखिए तो यहाँ पर जो है पहली कैटेगरी देख लेते हैं, 3 कैटेगरी है ना, तो इसमें पहली कैटेगरी देख लेंगे। तीनों में देखिए यहाँ पर पहले तीनों यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने मेंशन किए हैं। एक जो WH फैमिली, सब में WH फैमिली वर्ड्स आते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। एक में देखिए WH फैमिली वर्ड्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब है ना, जैसे डू डज इज एम आर वॉज, जो वॉज वर्ड जो भी टेंसेस की है वो आ जाती है हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली वर्ड्स के बाद में। फिर देखिए एक है WH वर्ड रहेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और एक जो है WH वर्ड के बाद में मेन वर्ब। देखिए 3 तरीके से बनाए जा रहे हैं। मतलब हम जो WH फैमिली वर्ड्स है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आ रही है, और एक तरीके के हम प्रश्न बना रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, जहाँ पर WH फैमिली वर्ड के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। और तीसरी जो कैटेगरी है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, WH वर्ड के बाद में हम मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीनों कैटेगरी आप एक बार देख लेंगे, ठीक है, कौन कौन से WH वर्ड्स आते हैं, फिर आप खुद से इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर दूँगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, स्ट्रक्चर तैयार कर दूँगी। तो इसके बाद में आप खुद से क्वेश्चंस बना सकते हो, समझ सकते हैं कि यहाँ पर हाँ हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आता है, और यहाँ पर देखिए मेन वर्ब भी आ रही है। तो ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप समझ गए हैं कि ऐसे ऐसे WH फैमिली वर्ड से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली जो कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी में WH वर्ड्स जो है ये है, और इनकी जो है आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सारे के सारे पहले कैटेगरी वाले हैं, क्या है, ये सारे इस टेबल में जो दे रखे हैं।
तो इनकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक एक करके बताऊंगी। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है ये स्ट्रक्चर है इसका, ये WH वर्ड के बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है जो पहली कैटेगरी है, जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, डिड, ये सभी। फिर सब्जेक्ट आ रहा है और फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये पहली कैटेगरी का स्ट्रक्चर है। तो करना क्या है, इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है जैसे व्हेन का मतलब होता है कब, वाई, क्यों, इन सभी के जस्ट बाद में आप जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वेयर का मतलब कहाँ, विद हुम यानी किसके साथ। अब देखिए यहाँ पर आप देख लेते हैं कि जब भी WH फैमिली वर्ड्स यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बस एक कैटेगरी देख लेते हैं कि जब भी WH फैमिली वर्ड्स रहेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं पर WH फैमिली वर्ड्स के बाद में मेन वर्ब आ रही है, कहीं पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि शुरुआत में जो पढ़ेगा उसको ये चीज़ें कंफ्यूज करेगी, फिर वो कभी प्रश्नवाचक वाक्य जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो सेंटेंसेस है उनको बना नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। तो देखिए वेयर मतलब कहाँ, विद हुम यानी किसके साथ, तो ऐसे प्रैपोजिशंस भी आ जाएगी। तो विद का मतलब किसी के साथ की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एट व्हाट टाइम भी हो सकता है या व्हाट टाइम भी रह सकता है, तो कितने बजे, एट का यूज़ हो भी सकता है और नहीं भी। हाउ का मतलब कैसे, हाउ मेनी टाइम्स यानी कितनी बार, एक बार, दो बार, इस तरीके से। हाउ ऑफन यानी कि कब कब, अक्सर कब। ठीक है, व्हाट ऑल का मतलब क्या क्या, तो इसके बाद में भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है इन सभी जो WH फैमिली वर्ड्स है इनके बाद में। व्हाट एल्स मतलब और क्या। ठीक है, अनटिल व्हेन यानी कि कब तक, हाउ लॉन्ग यानी कि कितनी देर, whom किसको, अबाउट whom किसके बारे में, फॉर व्हाट या फॉर whom किसके लिए। तो इस तरीके से ये पहली कैटेगरी के WH फैमिली वर्ड्स आते हैं, इन सभी के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी रहेगी ना, ऐसे आप कैटेगरी वाइज याद करेंगे या समझेंगे ना तो इजी रहेगा। कुछ नहीं करना, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर कुछ तो मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इनके साथ आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे इन सब चीज़ों को, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, जो दूसरी कैटेगरी है इसमें क्या है, WH वर्ड के बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी WH फैमिली वर्ड जो आएगा ना इसके बगल में ऑब्जेक्ट लगकर फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, और इससे पहली जो कैटेगरी थी वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब आ रही थी इस WH वर्ड के बाद में। ठीक है, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब सेम है। थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमको कनेक्ट करना है इन वर्ड्स के बाद में। हाउ मच, हाउ मैनी, कितना, कितनी या कितने, इस तरीके से पूरी हिंदी। और विच और व्हाट यानी कि कौन सा, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस रहेगा तो वो अभी नीचे हम देख लेंगे, जो समझने की चीज़ है वहाँ पर। व्हाट टाइप ऑफ और विच टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, इन सभी का मतलब किस तरह का, किस तरह का। ठीक है, हुज का मतलब किसका, हुज का मतलब किसका। और थर्ड कैटेगरी भी देख ले, थर्ड में क्या रहेगा, मेन वर्ब आ रही, WH वर्ड के बाद में मेन वर्ब। यहाँ पर तो क्या नज़र नहीं आ रहा आपको, हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रही है ना, तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई। और ऑब्जेक्ट देखें यहाँ पर हु का मतलब कौन आ गया। अब हाउ मच और हाउ मैनी के बाद में ये कितना, कितनी या कितने, इस तरीके से दोनों की हिंदी होती है। हाउ मच का यूज़ करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए जिनको हम गिन नहीं सकते, और हाउ मैनी का जिनको हम गिन सकते हैं ऐसी नाउन के लिए यूज़ होता है। विच का मतलब है कौन सा, कौन सी या कौन से, इस तरीके से। हुज किसका, किसकी, इस तरीके से, या किसके। व्हाट का मतलब क्या। ठीक है, इस तरीके से ये तीसरी कैटेगरी रहेगी। तो थोड़ा सा इसमें और डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। नीचे देखें, एक चीज़ याद रखनी है कि WH वर्ड से पहले कोई सेंटेंस आए, जैसे कि ठीक है, टेल मी, आई नो, आई डोंट नो, डू यू नो, कैन यू टेल मी, या ऐसे ही और भी छोटे छोटे
वाक्य के टुकड़े आ जाए आदि, ठीक है, ऐसे मे आई नो, इस तरीके से। तो ऐसे वाक्यों में डब्ल्यू एच एक कंजंक्शन बन जाता है, संयोजक, जोड़ने वाला, कनेक्टर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड, जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना वो उसका यूज़ नहीं होगा अगर ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस आ जाए और इसके बाद में हम जैसे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया, जैसे ये है ना, वह कहाँ गया। तो ये सेंटेंस बनाएंगे ना तो मिस्टेक रहेगी, होती है मिस्टेक। तो आई डोंट नो, ये तो ऐसे बन जाएगा। तो कहाँ के लिए, ठीक है, वेयर आ जाएगा। अब आपने देखा कि वेयर आ रहा है ना, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक प्रश्नवाचक वाक्य जैसे सेंटेंस दिख रहा है कि वह कहाँ गया। तो ऐसे नहीं बनाना है इसको, सिंपल जो सेंटेंस रहता है उसी के जैसे बनाना है। वेयर के बाद में हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, ऐसे आपको लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो भी मेन वर्ब है या जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो वो भी लिख सकते हैं अगर डिमांड रहेगी तो यहाँ पर जैसे कि वह कहाँ गया, वेयर ही वेंट, इस तरीके से। तो यहाँ पर डिड का यूज़ नहीं कर देंगे कि आप जो सिंपल पास्ट का वाक्य है और डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दें, नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं वाक्य के। तो यहाँ पर हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स को जैसे हम फ्रेम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, वैसे नहीं करना है हमको। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, ये थोड़ा ख्याल रखना है। देखिए अब एक एक करके हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है व्हेन, ठीक है, जो जो जैसे व्हाट का मतलब तो आपको पता है। व्हाट जब किसी से जानकारी लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ तो प्लेस के लिए आ गया, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, इस तरीके से। तो क्या के सेंस में व्हाट का यूज़ हो जाता है, व्हाट के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए व्हेन है, ठीक है। व्हेन का मतलब जब भी रहता है, कब भी रहता है, इसका मतलब जब और कब दोनों। जैसे वह, और ये टाइम को डिनोट कर रहा है ना, कब यानी समय के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है यहाँ पर। जैसे कि वह कब खेलता है, वह कब खेलता है। तो व्हेन डज ही प्ले, देखिए व्हेन आ गया, ठीक है, कब के लिए, और खेलता है, ती है, ऐसे आप जो है, अगर आपने हिंदी की पहचान देखी होगी तो आप जो है समझ रहे हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते, तो इसके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। डू या डज, तो ही है इसलिए डज आया है। तो व्हेन डज ही प्ले, अब यहाँ पर प्ले का प्लेज नहीं कर देंगे, ठीक है। जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तभी हम ऐसे यस जोड़ते हैं, बाकी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में नहीं लगाते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वह कब खेलता है, ठीक है, इस तरीके से आपने व्हेन, कब के लिए व्हेन का यूज़ कर दिया। मुझे नहीं पता कि वह कब खेलता है। अब देखें वह कब खेलता है, इससे पहले ये छोटा सा वाक्य जुड़ कर आ गया ना। अब हम ये जो व्हेन डज ही प्ले, इस वह कब खेलता है, इसके लिए हम व्हेन डज ही प्ले ऐसा सेंटेंस फ्रेम नहीं करेंगे। इसके लिए देखें यहाँ पर डायरेक्ट हमको सब्जेक्ट लगाना है व्हेन के बाद में। आई डोंट नो व्हेन ही प्लेज, अब देखिए ही लिखा है और यहाँ पर ही प्लेज यानी खेलता है, तो ही के साथ वर्ब में एस या यस लगाएंगे। तो इस तरीके से जैसे हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं ना, वैसे ही एफर्मेटिव सा सेंटेंस बना दिया है यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जब छोटे छोटे टुकड़े जुड़ जाते हैं, इसके बाद में कोई डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, तो इसके बाद में हम जो है व्हेन के बाद में डू डज डिड इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। जब तुम स्कूल जाते हो तो क्या तुम पढ़ते हो, ठीक है। जब तुम स्कूल जाते हो तो क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, इस तरीके से आएगा। तो भी आप देखिए व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल। अब ये जो जब है ना, इस जब के लिए यहाँ पर व्हेन का यूज़ किया है। जैसे व्हेन का यूज़ जब भी होता है, कब भी। तो यहाँ पर जब के सेंस में व्हेन का यूज़ हुआ, तो सेम सेंटेंस हम ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे नहीं कि व्हेन के बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दिया जैसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, नहीं, ये ख्याल रखना है। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। तो ये आपने इस तरीके से बना दिया। ये तो सेम प्रश्नवाचक वाक्य की जैसे आ गया। तो जब और कब के सेंस में व्हेन का यूज़ होता है, तो ये चीज़ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बता दिया है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि जब और कब के सेंस में हम कैसे सेंटेंसेस बना रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर
व्हेन के बाद में एवर लगकर आ जाता है और वेयर के बाद में एवर, तो ये वेन एवर बन जाता है, ये वेयर एवर बन जाता है। ये जब भी इसका मतलब होता है, वेन एवर का मतलब जब भी या जब कभी, और वेयर एवर यानी जहाँ भी जहाँ कहीं भी। तो यहाँ पर देखिए ये व्हेन का जो सेंस टाइम से लेकर निकल रहा है, जब भी, समय के सेंस में, और ये वेयर का सेंस जो है जगह, स्थान के सेंस में निकलता है। देखें यहाँ पर जब भी वे मिलते हैं झगड़ते हैं, वेन एवर दे मीट दे क्वेरल। तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, कहने का मतलब ये है, मतलब यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ। अब मैंने तीनों कैटेगरीज आपको बता दी है किस तरीके से यूज़ करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ें निकल कर आ रही है तो वो भी यहाँ पर आप सीख रहे हैं। तो जब भी वे मिलते हैं झगड़ते हैं, वेन एवर दे मीट दे क्वेरल। देखिए इस तरीके से आपको बनाना है। ये वेन एवर आ गया तो ऐसे नहीं कि प्रश्नवाचक वाक्य की जैसे सेंटेंस को फ्रेम कर दिया। जहाँ भी वे जाते हैं, क्या है, जहाँ भी, यहाँ पर वे कर ले, वे जाते हैं वे झगड़ते हैं, जहाँ भी वे जाते हैं वे झगड़ते हैं। तो वेयर एवर दे गो दे क्वेरल। तो इस तरीके से वेन एवर और वेयर एवर आ जाए तो इस तरीके से वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि कनेक्टर के जैसे काम कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं समझेंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य की जैसे हम बना देंगे कि वेन एवर देखा तो सेम वैसे इसके बाद में हम जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देंगे, वेयर एवर देखा जहाँ पर नहीं। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। वेन एवर का मतलब जब भी या जब कभी, एवर जुड़ गया इनके साथ, और वेयर एवर जहाँ भी या जहाँ कहीं भी, एवर जुड़कर इस तरीके से सेंस निकल कर आता है। फिर देखिए विद होम, किसके साथ, विद होम, तुम किसके साथ स्कूल जाते हो, विद होम डू यू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है विद होम के बाद में। तुम किसके साथ स्कूल जाते हो, तुम किसके साथ स्कूल जाते हो, हु डू यू गो टू स्कूल विद। तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हु का भी यूज़ हो सकता है, होता है। ठीक है, तुम किसके साथ स्कूल जाते हो, विद हुम डू यू गो टू स्कूल, या हु डू यू गो टू स्कूल विद। इस तरीके से जो ये प्रपोजिशन होती है इसको लास्ट में भी रख सकते हैं, यहाँ पर हु का भी यूज़ कर सकते हैं सेम सेंटेंस के लिए। मुझे नहीं पता तुम किसके साथ स्कूल जाते हो, तो आई डोंट नो। देखिए ये छोटा सा सेंटेंस यहाँ जुड़ गया, किसके साथ किसके साथ स्कूल जाते हो, तो किसके साथ, तो यहाँ पर आपने देखा कि किसके साथ स्कूल जाते हो, तो विद हुम। यहाँ पर विद हुम देखा, जैसे ये जो विद हुम लिखा है ऐसे, जैसे हमने विद हुम के बाद में डू लगाया, तो यहाँ पर ये विद हुम देखते आपको डू नहीं लगाना है। इससे पहले आप देख रहे हैं छोटा सा वाक्य का टुकड़ा जुड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता। तो हम सेम जैसे सेंटेंस बनाते हैं, विद हुम के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है जो भी आ रही है उसके बाद में हम विद हुम के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। विद हुम यू गो टू स्कूल, ऐसे आपको ख्याल रखना है। आई डोंट नो विद हुम यू गो टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एट वॉट टाइम, कितने बजे, समय के बारे में पूछा जाए तो तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, एट वॉट टाइम, फिर डू का यूज़ हो रहा है, यू गो टू स्कूल, और व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, एट को छोड़कर भी यूज़ किया जाता है कितने बजे के लिए। तो इस तरीके से एट व्हाट टाइम या व्हाट टाइम यानी कि कितने बजे। तो इसके बाद में भी देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। फिर देखिए हाउ मैनी टाइम्स, यानी कि कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, तुमने मुझे कितनी बार फ़ोन किया। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स। फिर देखिए यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, यू कॉल मी। सीमा कितनी बार चाय पीती है। ठीक है, कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार। तो हाउ मैनी टाइम्स डज सीमा टेक टी। तो डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है टेंस के अनुसार। ठीक है, सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज का यूज़ हुआ है, तो डू और डज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। तो इससे इंग्लिश के सेंटेंसेस तो इससे पहचाने जाते हैं कि कौन से टेंस की बात हो रही है, किस समय की बात की जा रही है। और कई लोग जो है प्रेफरेंस करते हैं कि हिंदी की पहचान भी जाने, तो आप हिंदी की भी जाने या इंग्लिश की भी जाने, दोनों मिक्सअप करके जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में क्या करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो हिंदी का सहारा लेते हैं, तो कोई गलत तो नहीं है, जैसे उसको समझ में आए स्टूडेंट को वैसे वो समझता है। दोनों ही मिक्सअप कर लेता है, इंग्लिश भी और हिंदी भी। फिर धीरे धीरे करके जब उसकी नॉलेज आगे तक बढ़ जाती है तो वो सिंपली इंग्लिश के ऊपर मूव कर सकता है। मेरा तो मानना यही है कि स्टूडेंट को जैसे समझ में आए वो वैसे जो है अपनी नॉलेज जो है गेन कर सकता है।
वैसे अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है। अब चलिए हाउ मैनी टाइम्स के बाद में यहाँ पर देखिए हाउ ऑफन, यानी कब कब या कितनी बार, ठीक है, ये इसकी हिंदी रहेगी। तो आप कितनी बार सिनेमा जाते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा, तो हाउ ऑफन का यूज़ होगा, तो यहाँ पर भी डू, डज, जो भी हेल्पिंग वर्ब है टेंसेस के अनुसार उसका यूज़। मैं हर सप्ताह सिनेमा देखने जाता हूँ, या आंसर दे रखा है जैसे आई गो टू सिनेमा एवरी वीक, ठीक है, टाइम रहेगा कि कितनी बार, तो वंस इन अ वीक या जो भी, एवरी वीक यानी हर हफ्ते। देखिए आप कितनी बार जिम जाते हैं, तो हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम, हाउ ऑफन, तो कितनी बार या कब कब के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ ऑफन। कहीं पर आप कितनी बार या कब कब जाते हैं तो हाउ ऑफन, और इसके बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज टेंसेस के अनुसार। हाउ मतलब कैसे, आप स्कूल कैसे जाते हैं, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप पास्ता कैसे पकाते हैं, हाउ डू यू कुक पास्ता। देखिए यहाँ पर शुरुआत में स्कूल कैसे जाते हैं यानी किस साधन से जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर कि आप जो है हाउ डू यू कुक, प्रोसेस पूछा जा रहा है कि किस तरीके से आप जो पास्ता है उसको पकाते हैं या बनाते हैं, प्रोसेस पूछा जा रहा है। यहाँ पर हाउ को लेकर जो है साधन, यानी कौन से व्हीकल से आप जाते हैं, बस से, साइकिल से या स्कूटर से, कार से, जिससे भी, तो हाउ का यूज़ इस तरीके से किया जाएगा कैसे के सेंस में। और इसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं सेंटेंसेस में, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो है ना सारे जो अभी मैं बता रही हूँ फर्स्ट कैटेगरी है, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है, फर्स्ट कैटेगरी वाले, फर्स्ट कैटेगरी वाला ग्रुप है। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या, तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा, मतलब ये खरीदा वो खरीदा एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके से आ जाता है ना कि तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा। व्हाट ऑल, व्हाट ऑल फिर डिड यू बाय फ्रॉम मार्केट, जो भी चीज़ें आपने खरीदी ना, तो वो आप बता रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, तो क्या क्या के लिए व्हाट ऑल के बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़। फिर देखिए हाउ लॉन्ग, कितनी देर, यानी कि आप कितनी देर खेलते हैं, ठीक है, एक पीरियड की बात की जा रही है कि कितनी देर खेलते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू प्ले, हाउ लॉन्ग, यहाँ पर देखिए डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब होम देखें, किससे या किसको, होम ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे कि आप किस पर विश्वास करते हैं, आप किस पर, होम डू यू बिलीव, होम डू यू बिलीव, आप किस पर विश्वास करते हैं, तो होम के बाद में भी यहाँ पर डू का यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए अबाउट होम, यानी किसके बारे में, अबाउट होम किसके बारे में, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट होम आर यू टॉकिंग, तो टेंसेस के अनुसार आर और ये टॉकिंग यानी कंटिन्यूस टेंस है ना प्रेजेंट का, तो वर्ब में आईएनजी लगा है, तो टेंसेस आपको इससे पहले आने चाहिए। तो किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अबाउट होम। फिर देखिए विद होम आ जाएगा, विद प्रपोजिशन, यानी होम के साथ अबाउट भी लग कर आ रहा है, विद भी लग कर आ रहा है, तो किसके साथ, आप किसके साथ जाना चाहते हैं। विद होम डू यू वॉन्ट टू गो, विद होम डू यू वॉन्ट टू गो, तो इस तरीके से यूज़ होगा ये विद होम। टू होम यानी किसको, यानी कि तुमने या आपने किसको लेटर लिखा, टू होम डिड यू राइट द लेटर, टू होम यानी आपने जो पत्र है वो किसको लिखा, तो इस तरीके से होम का यूज़ होगा। फिर है फॉर होम, अभी होम के साथ सभी प्रपोजिशन लग कर आ रहे हैं। फॉर होम किसके लिए, आप किसके लिए खाना पकाते हैं, फॉर होम डू यू कुक, फॉर होम डू यू कुक, आप किसके लिए खाना पकाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगकर ही आ रही है, ये पहली कैटेगरी थी। अब करना क्या होता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ से पहले, तो डब्ल्यू एच वर्ड्स है उनके मतलब आने चाहिए, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस को आप फ्रेम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सेकंड कैटेगरी में क्या है कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे हाउ मच और हाउ मैनी रहता है ना, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, और फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है इसका। हाउ मच और हाउ मैनी, कितना, कितनी या कितने, ये इसका मतलब होता है। यहाँ पर जो हाउ मच के बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, इसको हम गिन नहीं सकते, और हाउ मैनी के बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम गिन सकते हैं, ये फ़र्क रहता है दोनों में। जैसे कि आप कितना पैसा कमाते हैं, हाउ मच मनी डू यू अर्न, जो मनी है ये ना गिनने वाले ऑब्जेक्ट में आता है, ऐसा नहीं कि मनी गिन लेते हैं, नहीं, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखिए। तो हाउ मच फिर मनी यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है,
ये ध्यान रखना है। दूसरी कैटेगरी में हाउ मच मनी डू यू अर्न, आप कितने भाई बहन हैं, तो हाउ मैनी, यहाँ पर मच नहीं आएगा क्योंकि सिबलिंग्स को तो गिन सकते हैं ना, तो हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। तो इस तरीके से जो सेकंड कैटेगरी है इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में। विच का मतलब कौन सा, ऑप्शंस में से एक, ठीक है। और यहाँ पर वॉट का यूज़ भी होता है। वॉट और विच जो है दोनों का ऑप्शंस रहता है, उनमें से कोई एक। अब इनमें डिफरेंस रहता है दोनों में, ठीक है, वॉट और विच में। अब क्या डिफरेंस रहता है, इस टेबल की हेल्प से आप सीखें। देखें, वॉट मतलब कौन सा, विच का मतलब चलिए कौन सा, ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ। वॉट का मतलब क्या भी रहता है, तो पीपल के लिए यूज़ नहीं होता। वॉट जो है पीपल यानी कि लोगों के लिए यूज़ नहीं होता। और सेम यहाँ पर भी ऐसा है कि ये भी जो है ह्यूमन बीइंग, लोगों के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये फ़र्क है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सिमिलरिटी रहेगी तो वो भी रहेगी, तो सेम है ना, यहाँ पर दोनों में सेम चीज़ है कि ये भी जो है इंसानों के लिए यूज़ नहीं होता, व्हाट भी और विच भी, ठीक है जी। फिर यहाँ पर देखिए, व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी ऑप्शंस देयर आर, जब आपको एंड ऑप्शंस सामने होते हैं, आपके माइंड में भी हो सकते हैं, ये इनमें फ़र्क है। क्या है, व्हाट का यूज़ करते हैं, दोनों का यूज़ ऑप्शंस के लिए करेंगे ना, कोई ऑप्शन हमारे सामने रहेंगे। अगर हमारे सामने है तो हम विच का यूज़ करेंगे, अगर हमारे सामने नहीं है ऑप्शंस तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे। अभी नहीं समझ में आया तो यहाँ पर समझ में आएगा। जो ऑप्शंस रहेंगे ना वो अनलिमिटेड रहेंगे, ऑप्शंस लिमिटेड है तो हम विच का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस अनलिमिटेड है तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे। लिमिटेड का मतलब जैसे कि यहाँ पर आप किसी शॉप पे गए, आप जूते खरीद रहे हैं तो वहाँ पर सामने ही है, ठीक है, 2 पेयर आपको पसंद आए तो वो लिमिटेड है, वहाँ पर सामने ही है आपके, और उनमें से आपको ऑप्शन मिलता है, उनमें से चूज़ करने लेने हैं, तो वहाँ पर विच का यूज़, ठीक है, ये फ़र्क है। अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखें, आपको कौन सा मोबाइल पसंद है, व्हाट मोबाइल डू यू लाइक, यहाँ पर जो ऑप्शंस है अनलिमिटेड है। आपको कौन सा मोबाइल पसंद है, विच मोबाइल डू यू लाइक, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो लिमिटेड है। यहाँ पर सिचुएशन के अनुसार आपको यूज़ करना है। यहाँ पर पूरे देश में या पूरी दुनिया में अगर ऑप्शंस की बात हो रही है, अनलिमिटेड है, तो वहाँ पर तो व्हाट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर विच का लिमिटेड है, किसी शॉप पे आप गए हैं, वहाँ पर आपको मोबाइल पसंद करने, आपको सामने है, तो वहाँ पर ऑप्शंस के लिए आप विच का यूज़ करेंगे। ये फ़र्क रहता है दोनों में, तो सिचुएशन के अनुसार आपको यूज़ करना है। अब दूसरी बात है, यहाँ पर व्हाट और विच के बाद में देखिए मोबाइल और मोबाइल, यहाँ पर ये क्या यूज़ हो रहा है, जो है किसका यूज़ हो रहा है, स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर है डू और डू, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर हुज, किसका, किसकी या किसके, ये इसका ऑनरशिप के लिए इसका यूज़ होता है, ऑनरशिप को बताना होता है ना, हुज पैन, हुज हाउस, हुज शूज़, हुज मोबाइल, इस तरीके से, तो ये हुज का यूज़ होगा। ये पुस्तक किसकी है, हुज बुक इज़ दिस, तो हुज के बाद में भी आप देखेंगे बुक आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर इसके बाद में वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो लिखेंगे, मेन वर्ब होगी तो वो लिखेंगे, तो यहाँ पर इज़ का यूज़ है, ठीक है। इस तरीके से हुज का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर 2 कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी में रहेगा डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में मेन वर्ब का यूज़ होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में डू, डज, डिड, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी ना, उनका यूज़ नहीं होता है थर्ड कैटेगरी में। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि किस तरीके से, मतलब कन्फ्यूज़न रहता है, एक साथ आप इन सबको पढ़ लेते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैंने कैटेगरी वाइज आपको बताया कि यहाँ पर जो है इस डब्ल्यू एच फैमिली के बाद में जो है आपको डायरेक्ट जो इसी के बगल में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और दूसरी वाली कैटेगरी जिसमें क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और तीसरी वाली कैटेगरी में आपको क्या करना है, तीसरी वाली में क्या करना है, यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में आपको मेन वर्ब का प्रयोग करना है, मुख्य जो क्रिया है उसका। अब देखिए इसमें हु आ जाता है, हु सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, ठीक है, जो करता है ना सब्जेक्ट है, तो वहाँ कौन जाता है, हु गोज़ देयर, तो यहाँ पर जब हमको आंसर मिलेगा ना कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, तो ये सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, तो वहाँ कौन जाता है, हु गोज़ देयर। देखिए हु आ गया, गोज़ आ गया, यहाँ पर
तो यहाँ पर जो गोज़ है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का प्रयोग हुआ है। आपको कौन पढ़ाता है? हु टीचेस यू। तो एक तो इस तरीके से आप जो है WH फैमिली वर्ड से प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तीसरी कैटेगरी में। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब वहाँ कौन जाता है, वहाँ कौन गया, अब यहाँ पर हु को की जगह वेंट का यूज़ कर देंगे। अगर हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है ना, तो उस तरीके से हु के बाद में हम वर्ब लगा देंगे टेंसेस के अनुसार। नेगेटिव में अब जब ये नेगेटिव बनेंगे ना, तो वहाँ पर आपको जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। यहाँ पर तो नेगेटिव नहीं थे, नकारात्मक जैसे नेगेटिव, वहाँ कौन नहीं जाता, नहीं नेगेटिव बनाया तो हु डजंट गो देयर। तो यहाँ पर हम टेंसेस के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका यूज़ करेंगे। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इस तरीके से। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अभी यही सारी चीज़ें हम जब व्हाट, वेयर, व्हेन सभी के साथ मिक्स कर देते हैं ना हु को, तो समझ में नहीं आता है। आप ये रहता है कन्फ्यूज़न, कई सारे स्टूडेंट्स को रहा है कि यहाँ पर हु के बाद में डू, डज, डिड क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है। तो ये मैंने कैटेगरी वाइज किया है आपकी सहूलियत के लिए, आपको इजी से समझ में आ जाए और आप खुद से जो है ये क्वेश्चंस जो है प्रश्नवाचक वाक्य बना पाए। नोट क्या करना है यहाँ पर, ये बता दिया मैंने। नेगेटिव जब बनाएंगे तो वहाँ पर तो आपको जो है लगाना है हेल्पिंग वर्ब। फिर देखिए व्हाट, क्या या कौन सा, नॉन लिविंग के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, ठीक है, यूज़ करेंगे व्हाट का। व्हाट के बाद में मेन वर्ब का यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट जैसे अभी देख रहे हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस है हु और व्हाट, दोनों में दोनों का यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए हु का मतलब कौन, कौन सा या क्या, इनमें थोड़ा अंतर बता रही हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है। कन्फ्यूज़न रहता है या नहीं रहता है ये नहीं पता, तो आप इस टेबल के थ्रू देखें अंतर। इसका मतलब हो गया कौन हु का, और व्हाट का मतलब कौन सा या क्या। देखें हु के बाद में भी मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, व्हाट के बाद में भी मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। यूज़ टू आस्क अबाउट, जब हम पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम हु का यूज़ करेंगे। यूज़ टू टॉक अबाउट थिंग्स, कोई चीज़ या ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे ना, वहाँ पर हम व्हाट का यूज़ करेंगे, कौन सा के लिए, ठीक है। जवाब में इंसान आएगा, यहाँ पर इंसान नहीं आएगा, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग आएगा, है ना। जहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, हु की बात करेंगे। ये हु इंसान के लिए यूज़ होता है। व्हाट जो है किसी थॉट की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट की, आइडिया की, कॉन्सेप्ट की, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे व्हाट का। सेंटेंसेस देखेंगे अभी। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, अब यहाँ पर दोस्त की बात की है ना इंसान की, तो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो इज़ जो है यहाँ पर एज अ मेन वर्ब की, जैसे लिंकिंग वर्ब है ना, तो एज अ मेन वर्ब भी जैसे इसका यूज़ हो रहा है। इसके बाद में कोई ऐसा नहीं है कि आप कह देखिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में जब वर्ब में आईएनजी रहता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पर तो वो मुख्य क्रिया, अब यहाँ पर ये अदा कर रही है मेन वर्ब का रोल। तो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु के बाद में हमने जो मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, अगर आप लिंकिंग वर्ब से समझते हैं तो उसका यूज़ हुआ है। आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है, देखिए यहाँ पर पुस्तक यानी बुक की बात हुई है, दूसरी साइड हमने यहाँ पर जो है किसकी बात की, दोस्त की बात की है। तो इस तरीके से हम हु और व्हाट का यूज़ करेंगे। ऐसे ही सिचुएशन में आप फंस जाते हैं कि अब यहाँ पर किसका यूज़ करें, व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड करें या हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड करें, ऐसे कन्फ्यूज़न वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो वहाँ पर आपको वो क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने ये थोड़ा डिफरेंस बताया व्हाट और हु में। अब यहाँ पर व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, तो यहाँ पर हमने व्हाट का यूज़ करना है, यहाँ पर हमने हु का यूज़ करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखा जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न रहता है वहाँ वहाँ पर मैंने प्रश्नवाचक वाक्य किस तरीके से बनाएंगे, तो वो कंप्लीट यहाँ पर बताने की कोशिश की है। सिंपल तरीके से सरल शब्दों में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप जो है प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं, बोल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट इंग्लिश के नए टॉपिक के साथ।